हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं आरबीएससी बुक है जो वो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जो अपने 10th क्लास की बुक है वो यहाँ पर उसका सेशन चल रहा है अपना। ठीक है, ये बुक वीडियो मेंस हो चाहे आपकी रीट की एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हो, सबके लिए यूजफुल है। क्यों? राजस्थान जो आर्ट कल्चर है ऐसा टॉपिक है, राजस्थान का जो इतिहास और संस्कृति वाला, कला संस्कृति वाला, कि इसमें से कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, चाहे वो कोई प्रीलिम्स एग्जाम हो आपका या मेंस का एग्जाम हो, सवाल आपके आएंगे ही आएंगे। मिनिमम 20 सवाल, कहीं किसी एग्जाम में 25 सवाल है ना, ये आते हैं। तो ये जो आरबीएससी वाली बुक हम पढ़ रहे हैं ये 10th क्लास की अभी है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर और कुछ हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो इसमें कवर किए हुए हैं। बाकी जो है वो हम 9th क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान का फ्रीडम स्ट्रगल है। इस हमारी जो चैप्टर है, जो पीछे वाले वीडियोज है वो आप देख लेना। इसमें हमारा चल रहा है फिलहाल क्या है, राजस्थान में स्थापत्य का क्या है, राजस्थान में स्थापत्य। इसके अंतर्गत दोस्तों हमने पढ़ लिया है अभी तक स्थापत्य में क्या क्या आता है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया नगर निर्माण, राजस्थान में क्या स्थिति है वो देख ली। दूसरा हमने दुर्ग स्थापत्य पढ़ लिया। तीसरा हमने मंदिर स्थापत्य, ठीक है। और हमने राजप्रासाद, राजस्थान में राजप्रासाद एवं महल है, जैसे डीक के महल है, उनका निर्माण कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने करवाया, वो सब हम देख चुके हैं। ठीक है, 1 नंबर ये हो गया अपना, 2 नंबर ये हो गया दोस्तों, 3 नंबर ये हो गया और आपका 4th ये हो गया। आज हम देखेंगे राजस्थान में हवेली स्थापत्य की क्या स्थिति है। हवेली स्थापत्य, और इसके अलावा देखेंगे हम जल स्थापत्य, जल स्थापत्य। ये देखो दोस्तों, राजस्थान में जो स्थापत्य के विविध रूप है वो ये सब है। इसमें हमने नगर, दुर्ग, मंदिर, राजप्रासाद देख लिए, हवेली स्थापत्य और जल स्थापत्य, ये 2 टॉपिक बचे जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको आरएस मेंस में आ जाए कि राजस्थान में स्थापत्य की जो भी स्थिति है उसका वर्णन कीजिए, या स्थापत्य कला है उसका विस्तृत विवेचन कीजिए, तो इस तरीके से उसको आप डिवाइड करके और फिर लिखना। ठीक है, या 5 नंबर में आ सकता है आपका दुर्ग स्थापत्य है, उसका वर्णन कीजिए। राजस्थान में दुर्गों के निर्माण की क्या, दुर्ग है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, दुर्गों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, या स्पेसिफिक आपको दुर्ग दे देंगे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, बस 2 नंबर में या 5 नंबर में मेहरानगढ़ का दुर्ग, उसका वर्णन कीजिए। तो ये बहुत यूजफुल चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें है हवेली स्थापत्य। हवेली स्थापत्य के अंतर्गत राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियां बनवाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा की नींव डाली। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदारसर और रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बननी प्रारंभ हो गई। देखो, हवेली स्थापत्य है उसके भी राजस्थान में कई रूप है। सबसे पहले आपकी जयपुर की हवेली स्थापत्य कैसी है, फिर आपकी शेखावटी की, इस पर सवाल आ गया है आरएस मेंस में। शेखावटी के हवेली स्थापत्य है उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपकी जैसलमेर की हवेलियां कैसी है, कौन कौन सी है, 2 नंबर में, 5 मार्क्स में, आरएस प्रीलिम्स, अदर एग्जाम्स में ये आते हैं। जोधपुर का हवेली स्थापत्य आपका कैसा है, तो ये सब हम यहाँ देखेंगे। तो क्या है, जैसे ही हवेलियाँ राजस्थान में जयपुर में शुरू हुई तो उसके बाद आपके शेखावटी क्षेत्र में हवेलियाँ बनाने की परंपरा शुरू हो गई। जैसलमेर की देखो, 2 नंबर में आ जाए जैसलमेर की हवेलियाँ, तो क्या लिखोगे, जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली है। जैसलमेर में एक कौन सी है, सालिम सिंह की। नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली, ये तो है पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। ये तो है पत्थर की कटाई या जाली का प्रयोग हुआ है, ये तो इनकी विशेषताएं हैं। पर आपका प्रीलिम्स में क्या सवाल आएगा, ये आएगा दोस्तों कि सालिम सिंह की हवेली निम्न में से कहाँ है, कौन सी जगह पे, आपका लगा देंगे जयपुर, शेखावटी, दूसरा लगा दिया शेखावटी क्षेत्र में,
तीसरा जैसलमेर, और चौथा आपका जोधपुर। तो आपको ये याद रखना है कि सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली और नथमल की हवेली, ये क्या है दोस्तों, प्रीलिम्स का फैक्ट है ये। तो ये हो गया आपका जैसलमेर में, ठीक है। इसी प्रकार वंशी पत्थर की बनी, देखो वंशी पत्थर की हवेली कहाँ है, वंशी पत्थर में, ये तो भरतपुर का फेमस है ना, तो बनी करौली और भरतपुर की। इस वंशी पत्थर का प्रयोग हुआ था। वंशी कहाँ, करौली और भरतपुर। कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत है। बाद के वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली है उसके आधार पर बनने लगे, इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती है। ये होगी विशेषताएं। अब बीकानेर की देखें, बीकानेर की हवेलियों में सबसे फेमस कौन सी है दोस्तों, बछावतों की हवेली। बछावतों की हवेली कहाँ है, ये सवाल आएगा आपको। बछावतों की हवेली, तो आप क्या बताओगे, हवेली निम्न में से कहाँ है, तो आप बता देना बीकानेर। बछावतों की हवेली कहाँ है, बीकानेर में। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बछावत द्वारा बनवाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोता, मुंदड़ा, रामपुर आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेलियों में कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है दोस्तों, लाल पत्थर का, क्योंकि हमने दुर्ग में भी देखा था ना, लालगढ़ का किला या फिर जूनागढ़ का दुर्ग जिसको बोलते हैं, वो भी लाल पत्थर से बना हुआ था। तो यहाँ मुख्यतः लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो बीकानेर की हवेलियों में कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है, लाल पत्थर का। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़, यूरोपीय चित्रशैली, ये तीनों शैलियाँ प्रयुक्त हुई है। क्लियर। ये आपकी देखो मंडावा की हवेली, झुंझुनू में ना मंडावा की हवेली। शेखावटी की हवेलियां देखते हैं अब दोस्तों। यह शेखावटी की हवेली का एक जो चित्र है वो आप लोगों के सामने है। शेखावटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसी वजह से क्या है कि आरएस मेंस में 5 नंबर में आपसे कौन सी हवेली पूछी, शेखावटी की हवेलियों की विशेषताएं बताइए, क्योंकि इनकी अलग हटकर विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, इनमें भित्ति चित्रों का प्रयोग हुआ है। देखो ये भित्ति है, दीवार है, इन पे देखो ये चित्र बनी हुई है ना, तो ये हो गया आपके भित्ति चित्र। इनमें से कौन से देखते हैं, नवलगढ़ की हवेलियों में रूपनिवास, भगत, जालान, पोदार और भगोरिया की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। याद कर रखना है दोस्तों, नवलगढ़ की हवेलियों में कौन सा, वैसे तो आएगा ये कंबाइन, आपका सवाल ये आएगा कि पोदार और भगोरिया की हवेलियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर, जोधपुर, शेखावटी, इनकी। तो आप बता देना शेखावटी की। और शेखावटी में भी पर्टिकुलर कौन सी जगह की, नवलगढ़ की हवेली, ठीक है। बिसाऊ झुंझुनू, ये याद करो, बिसाऊ झुंझुनू में नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केठिया की और सीताराम सिंहतिया की हवेली विख्यात है। डुंडलोत झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्णन एवं केसरदेव कानेडिया की हवेलियाँ, चिड़ावा झुंझुनू में बगड़िया की हवेलियाँ, मैनसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली। ये कुछ नाम है जो आप देख लेना, याद कर लेना इनको, ठीक है। श्री माधोपुर की में पंसारी की हवेली, अब पंसारी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको बताना चाहिए श्री माधोपुर की। लक्ष्मणगढ़ सीकर की 4 चौक की हवेली व चैतराम की हवेली भी दर्शनीय है। सीकर में गोरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेलियां भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियों में मालाजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली इत्यादि विख्यात है। ये आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन सी पर्टिकुलर जगह पे कौन सी हवेली है, बस ये याद रखो कि जैसलमेर में कौन सी है, बीकानेर बछावतों की हवेली है और आपकी शेखावटी की ये हवेली है, ठीक है। अब जोधपुर देखते हैं दोस्तों, ये तो होगी बीकानेर। जोधपुर में देखें, शेखावटी की होगी, जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली है, ठीक है। पोखरण की हवेली, पोखरण है तो देखो, पोखरण वैसे तो जैसलमेर में है पर हवेली किसकी फेमस है, जोधपुर की। राखी हवेली टोंक की है, इतनी होगी ये तो। जोधपुर की कौन सी है, मियाँ की हवेली, मियाँ की हवेली और पोखरण हवेली, पोखरण हवेली ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, जोधपुर की, ठीक है। मिलान आता है इनमें से कौन सी हवेली किससे संबंधित है। अब देखो, टोंक की बहुत ही प्रसिद्ध हवेली है सुनहरी कोठी। टोंक की कहाँ, सुनहरी कोठी जो हवेली है वो स्थापत्य वो कहाँ का है, टोंक का। उदयपुर में बागोर की हवेली बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। बागोर की हवेली कहाँ है, बागोर, उदयपुर। और सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी ये आप अपनी नोटबुक में अलग से क्या है
टोंक की। नोटबुक में कर लेना, आप नोट कर लेना ताकि बार बार आपको ये बुक ना देखनी पड़े। नाटानियों की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। याद करो, नाटानियों की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि में हवेली स्थापत्य के विविध रूप दिखाई देते हैं। ये आ गया आपका हवेली स्थापत्य। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स के फैक्ट, सिर्फ फैक्ट याद रखने हैं आपको कि सालिम सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली वो कहाँ है? तो जैसलमेर में। बछावतों की हवेली है वो कहाँ है? तो वो आपका बीकानेर में। जयपुर में आपकी टोंक में कौन सी है? सुनहरी कोठी की हवेली। और उदयपुर में कौन सी है? आपकी बागौर की हवेली। जयपुर में आपकी नाटानियों की हवेली। इसके अलावा आपका वो बताना है कि लाल पत्थर का प्रयोग है वो कौन सी किस हवेली स्थापत्य में किया गया है? तो बीकानेर में। ठीक है। और बंसी पहाड़पुर का पत्थर कहाँ प्रयोग किया गया है? बंसी पहाड़पुर का पत्थर इस वजह से भी चर्चा में रहा कि जो संसद भवन अपना जो नवीन बन रहा है उसमें बंसी पहाड़पुर के पत्थर का प्रयोग भी किया गया है। तो ये कहाँ का है प्रसिद्ध? कौन से हवेली स्थापत्य में इसका यूज हुआ है? जो करौली और भरतपुर के हवेली स्थापत्य में। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। छतरी, मकबरे और हवेली दरगाह कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में। मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। राजस्थान के शासक तथा श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाएंगे। विशेष स्मारक बनाए गए जिन्हें छत्रियां और देवल के नाम से जाना जाता है। अब छत्रियां और देवल क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो छत्रियां और देवल होती हैं, या तो छतरी बना दी या देवल बना दी, कि कोई भी शासक था या सामंत था, श्रेष्ठ वर्ग था, उनके पास बहुत सारे पैसे होते थे, तो उनकी मृत्यु के बाद क्या होता था कि उनके जहाँ उनका समाधि स्थल था वहाँ एक स्मारक बना देते थे। वो स्मारक होता था ना, वो आपका कहलाता है देवल या छत्रियां। ठीक है, जैसे हम नहीं पढ़ते क्या, महाराणा प्रताप, चावंड में महाराणा प्रताप की छतरी है। ठीक है, या राणा सांगा की, कुंभा की छतरी, वो ये है। स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से देखें तो ये स्मारक भी बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर का गेटोर, जैसे जयपुर का आपका गेटोर, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना दोस्तों। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। गेटोर कहाँ का प्रसिद्ध है? गेटोर है आपका जयपुर। जोधपुर का जसवंत थड़ा। ये सवाल आया है अभी कि जोधपुर का जसवंत थड़ा निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये सरदार सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ये आगे हम कहाँ पढ़ेंगे? जब अपना पर्यटन क्षेत्र आएगा अलग अलग क्षेत्र में, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, झालावाड़, वहाँ पढ़ाई करेंगे। पर ये देखो, ये सवाल भी आ सकता है कि जसवंत थड़ा निम्न में से किस स्थान पर है, बनवाया गया है। ये एक सवाल उन लोगों ने ले लिया। हो सकता है आने वाले टाइम में आपका क्या सवाल आ जाए कि जोधपुर थड़ा है, जो जसवंत थड़ा है, वो निम्न में से किस स्थान पर है? तो वो है आपका जोधपुर में। जोधपुर में क्या है? जसवंत थड़ा। ठीक है। कोटा का छत्रविलास बाग। छत्रविलास बाग कहाँ है? छत्रविलास बाग है आपका कोटा में। ठीक है। जैसलमेर का बड़ा बाग। बड़ा बाग कहाँ है? देखो, छत्रविलास बाग तो है कोटा में, और बड़ा बाग कहाँ है दोस्तों? बड़ा बाग आपका है जैसलमेर में। ठीक है, ये प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पर स्मारक बने हुए हैं किसी की छतरी या देवल के रूप में। ठीक है, क्लियर। ये मैंने लिख दिया, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना ताकि बार बार आपको ये बुक है वो ना पढ़नी पड़े। ठीक है। आगे छतरियां देखते हैं। छतरियां मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय है। छतरी स्थापत्य आई ना, वो आई या तो मुगल राजपूत थे, राजपूतों का क्या है, मुगलों से जैसे संबंध स्थापित हुआ तो उनकी देन है। दोनों कलाएं हैं, उनका सुंदर समन्वय है। अलवर में मुंशी महारानी की छतरी। अलवर में मुंशी महारानी की छतरी कहाँ है? याद करो दोस्तों, मुंशी महारानी की छतरी है आपकी। महारानी की छतरी कहाँ है? नोट कर लो इसको, अलवर में। मुंशी महारानी की छतरी है आपकी अलवर में। फतेह गुंबद, ये भी अलवर में आपका। करौली में है गोपाल सिंह की छतरी। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है दोस्तों? गोपाल, ये उस टाइम के प्रसिद्ध कोई श्रेष्ठी थे। ठीक है, गोपाल सिंह की छतरी, या शासक थे या महारानी थी, उनकी याद में कोई स्मारक या फिर छतरी का निर्माण होता था अलवर में। करौली में गोपाल सिंह, करौली, अलवर नहीं, करौली,
करौली। अलवर में तो मुंशी महारानी की छतरी है। बूंदी में है 84 खंभों की छतरी। ये सवाल बहुत बार आता है आरएस प्रीलिम्स में काफी बार आया हुआ ये सवाल है कि 84 खंभों की छतरी निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों बूंदी में। पहली बात तो ये सब याद करेंगे हम। ये इनका अकेले एक सवाल भी आ सकता है, मिलान करना या तो सुमेलित करना, निम्न में से कौन सा है, या फिर ये सीधा सवाल ये आ जाए कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है। 84 खंभों की छतरी निम्न में से किस जगह पर है। तो आपको पता होना चाहिए बूंदी में। क्लियर। रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गेटौर में, जैसे अभी जयपुर में हमने गेटौर पढ़ा था ना, तो गेटौर में किसकी है, ईश्वर सिंह की छतरी, क्योंकि ईश्वर सिंह जयपुर के शासक थे तो ईश्वर सिंह की छतरी। जोधपुर में हमने देख लिया जसवंत का थड़ा है, और जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरियाँ हैं, वो स्थापत्य का विलक्षण उदाहरण है। ठीक है, ये तो हो गई छतरी कि राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण छतरी है, जैसे मुंशी महारानी की छतरी हो गई, बूंदी की 84 खंभों की छतरी हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, वो हमने लिख ली है। अब देखते हैं कि दरगाह क्या है राजस्थान में। तो सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसकी दरगाह कहाँ है दोस्तों, सबको पता है अजमेर में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती संप्रदाय के थे, उनकी दरगाह निम्न में किस स्थान पर है, अजमेर में। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है दोस्तों, याद कर लेना इनको, नागौर में। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है, निम्न में से नागौर में। ये लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाह की दरगाह कहाँ है दोस्तों, कपासन यानी चित्तौड़गढ़ में। दीवान शाह की दरगाह कहाँ है, कपासन में। मिठे शाह की दरगाह कहाँ है दोस्तों, गागरोन में। गागरोन के किले में हमने देखा था ना, गागरोन के किले में मिठे शाह की दरगाह है, तो वो है झालावाड़ में या गागरोन के किले में। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ है दोस्तों, नरहड़ में, झुंझुनू में है नरहड़, तो शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ है, नरहड़ में। अब्दुल पीर की मजार भवानपुर में। मीरा साहब की दरगाह कहाँ है, बूंदी, मीरा साहब की दरगाह बूंदी में। ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ में। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में। आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के प्रतीक है। ये दरगाह है, सबकी सब इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो आपकी है अजमेर वाली, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह याद करो दोस्तों, नागौर में। ठीक है, और मिठे शाह की दरगाह गागरोन में। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ में। ये चार, ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ में। ये चार दरगाहें जो मैंने बताई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में। एक हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है, नागौर में। मिठे शाह की दरगाह है गागरोन में। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नारहड़ में। इनका क्या आता है, यहाँ तो दरगाह दे देंगे, निम्न में से एक दरगाह दे देंगे। मान लो शक्कर पीर बाबा की दरगाह है, वो निम्न में से किस स्थान पर है। एक सवाल तो ये बन गया, यहाँ दे दिया कि निम्न में से मिलान कीजिए या कौन सा सुमेलित नहीं है। उसमें एक तरफ आपको दरगाह दे देंगे, दूसरी तरफ क्या देंगे, आपको केंद्र या स्थान दे देंगे। जैसे नारायण बाबा की दरगाह कहाँ है ना, शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ है, तो इनमें से एक मिलान करना नहीं होगा। ये सवाल भी आपका इम्पोर्टेंट है और बन सकता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें स्थापत्य के क्षेत्र में देखें तो ये छतरियाँ आप याद कर लेना जो हमने अभी नोट किए, और दरगाह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हो गया आपका हवेली स्थापत्य, और छतरियाँ और स्मारक वाला जो चैप्टर था, वो जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं राजस्थान में जल स्थापत्य की क्या स्थिति है। स्टार्टिंग में क्या रहा कि राजस्थान में जल स्थापत्य के अंतर्गत ये रहा कि जल के अंतर्गत क्या रहेगा स्थापत्य, कुएं हमने बावड़ी बना दी, ठीक है, बड़े तालाब बना दिए, तालाबों का निर्माण कर दिया। पहले क्या होता था, जनरली जल, सबको पता है कि अगर मानव जीवन है उसके लिए जल की महत्ता बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। तो जो भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं उनका विकास कहाँ हुआ था, जनरली कहीं भी देख लो, जो नदी घाटी थी उन नदियों के किनारे ही हुआ था। इसी तरह क्या है कि कोई छोटे छोटे क्षेत्र थे, जैसे हनुमानगढ़ में देख लो, जैसलमेर वाले क्षेत्र में देख लो आप, तो वहाँ क्या होता था, कोई भी तालाब या पोखर जहाँ पर जल एकत्रित होता था, कोई भी जगह हो चाहिए उसमें, तो उसके किनारे क्या है,
लोग हैं उनकी बसावट होती थी। तो वो तालाब होता था उसको क्या बोलते थे, सर बोलते थे। और जो राजा महाराजा या जो सामंत होता था उसके नाम पर क्या है, उस जो क्षेत्र जहाँ पर मानव की बसावट हुई है उस क्षेत्र का नाम रख देते थे। जैसे हो गया आपका उदासर हो गया, रावतसर हो गया, तो ये सड़क के किनारे हो गया ना, तो इसका मतलब कोई भी तालाब है उसके किनारे। तो जल की महत्ता हमने समझ ली कि जल स्थापत्य इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बावड़ी, कुआं, है ना, जो परंपरागत जल के स्रोत है उनका निर्माण राजस्थान में की स्थिति क्या थी इनकी। अभी भी सरकार क्या है जो जल स्वावलंबन अभियान है इसके थ्रू और क्या कर रही है कि जो ये परंपरागत अपने जल स्थापत्य का जो भी प्रारूप था उसको फिर से विकसित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। अब देखते हैं कि जल स्थापत्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है, सबको पता है कि 61% यहाँ क्या है अपना मरुस्थलीय एरिया है ना। तो पानी की महत्ता तो समझ में है हम सबको। इसके बावजूद भी जल स्थापत्य का विकास हुआ है। कुएं, ये देखो लिखने में बहुत काम आते हैं RS मेंस में, ये कुएं, कुंड, बावड़ियाँ, टांके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। 4 चीज है, ठीक है। एक तो हो गया आपके कौन कौन सी, एक हो गया आपके देखो कुएं, बावड़ी, टांके, कुएं हो गई, बावड़ी हो गई, टांके हो गई, तालाब हो गया। ये आपके जल स्थापत्य के बहुत ही जल स्थापत्य का प्रारूप है अपना। कुंड भी हो गई, कुएं हो गए, टांके हो गए, है ना। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुएं का नाम किसी बांदी अथवा दासी द्वारा बनवाए गए कुएं के नाम पे पड़ा है। बांदी कुएं कहाँ है, दौसा में नहीं है क्या बांदी कुएं, तो उसका नाम क्या है, बांदी दासी थी, उसने कुएं का निर्माण करवाया था, इस कुएं के नाम पे रखा गया है। बाटाड़ू गांव बाड़मेर में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। अब क्या आएगा सवाल, प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है कि राजस्थान में संगमरमर का कुआं है वो कहाँ दर्शनीय है। तो आपको 4 नाम दे देंगे, उसमें एक होगा आपका बाटाड़ू गांव। बाटाड़ू गांव कहाँ है दोस्तों, बाड़मेर में, ठीक है। तो बाड़मेर में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इनमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांकों के टांके और क्या होते हैं, बना दिए बड़े बड़े टांके, उनमें क्या है जो भी बरसात का अतिरिक्त पानी है वो उसमें संग्रहित होता रहता है। टांकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिसमें जयपुर का जयगढ़ किला प्रमुख है। ये टांके मध्यकालीन जो कुछ सिविल इंजीनियरिंग है उनके उत्तम प्रमाण है। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियाँ, ये देखो राजस्थान की बावड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारत भर में। इसके निर्माण में उपयोगिता तो थी, इसके साथ सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ये राज परिवार के सदस्यों, मुख्यतः रानी, राजमाताएं, श्रेष्ठी वर्ग इत्यादि द्वारा बनवाई जाती थी। इनके निर्माण से संबंधित सूचनाएं शिलालेखों पर अंकित की जाती हैं, जिनसे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं कहाँ की बावड़ियाँ हैं जो प्रसिद्ध है आपके प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। बांदी कुएं के निकट बनी आभानेरी की चांद बावड़ी, ये सवाल कल परसों आया है, जो पेपर हुआ है उसमें मिलान करने में था निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसमें दे रखा था आपका आभानेरी की चांद बावड़ी, तो वो सही था, बिल्कुल सही टिक करना था उसको। आभानेरी की, आभानेरी दौसा में दोस्तों, चांद बावड़ी, ठीक है। मान्यता है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी राम रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है, उदयपुर में। सबसे पहले तो ये याद करो बनवाया किसने था, वो देखेंगे बाद में। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में, ठीक है। डूंगरपुर के निकट प्रसिद्ध है नौलखा बावड़ी, और उस त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, रानी राम रसदे ने। उदयपुर की कोई रानी थी राम रसदे, उसने करवाया था। नौलखा की बावड़ी कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, डूंगरपुर की, यहाँ लिख देती हूँ। नौलखा बावड़ी कहाँ की है, डूंगरपुर की, ठीक है, ओके। इसका निर्माण मारावल आस्करण ने करवाया था। अपनी पत्नी प्रिमल देवी की पत्नी प्रिमल देवी ने बनवाई थी, आस्करण जी ने नहीं, प्रिमल देवी जी ने इसका निर्माण करवाया था। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने करवाया था। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, बूंदी में।
रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। अब ये याद करनी है, 5 बावड़ी आपको दे रखी है बोर्ड में कि आबानेरी की जो है वो है आपकी चांद बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी है वो है उदयपुर की, और हमने एक देखा है 9 लिखा है वो आपकी डूंगरपुर की, और रानी की बावड़ी है वो बूंदी की। और सबका निर्माण किसने करवाया है? किसी रानी ने करवाया है। तो उस रानी का नाम भी याद रखना है आपको कि किसने, निर्माता कौन है इनका, और आपको स्थान भी याद रखना है कि निम्न बावड़ी है उसका स्थान ये है। ठीक है, अब हो गया ये आपका बावड़ी। देखो कितने अच्छे से दे रखा है, पहले कुएं दे दिए, फिर टांके, फिर बावड़ियाँ दे दी। अब देखते हैं, अब मेंस का सवाल आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखना है इनको। अब देखते हैं, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं जो अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूंकि ये बाग अधिकांश पहाड़ी है, अतः वहाँ 2 पहाड़ों के बीच के स्थान को रोककर धूल और पत्थरों का बांध बना दिया गया है। कहाँ? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। राजस्थान की सबसे ज़्यादा तालाब कहाँ है दोस्तों? जो राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहाँ है। भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा तालाब है, ये तो हम देखते हैं। पर वैसे आ जाए एक कि भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है पर्टिकुलर, वो आपका दक्षिणी पश्चिमी भाग। इसका कारण भी बता दिया इन लोगों ने कि अधिकांश क्या है, पहाड़ी भाग है, तो वहाँ क्या है और तो निर्माण हो नहीं सकता, तो तालाबों का निर्माण कर लिया 2 पहाड़ों के बीच के स्थान को रोककर, और वहाँ क्या है एक बांधनुमा अपन तालाब का निर्माण कर लिया। बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता है। बांध पक्का बनाया जाता था, इसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियां लगा दी जाती थी। अब देखते हैं कौन कौन से तालाब प्रसिद्ध है। उन्हें पक्के बांध से जो इस प्रकार के बांध, हम देखो ये याद करो, पिछोला आपका उदयपुर, सब झील भी है ये पिछोला, और पिछोला आपका इसमें क्या है एक तालाब है। गेव सागर कहाँ है? बांध है आपका, तो वो हो गया डूंगरपुर। राजमंद राजनगर, राजमंद में। जैसमंद में डेबर झील है। ठीक है, जैसमंद कहाँ है? जैसमंद में डेबर झील, मीठे पानी की झील है ना डेबर झील। गेब सागर कहाँ है? डूंगरपुर। ये सब बांध है। ठीक है, और पिछोला उदयपुर में। इसके निर्माण में यही पद्धति 11वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक काम मिलेगी। इन बांधों में जो राजसमंद का बांध है वो विशिष्ट है। ठीक है, इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनाया गया था। तो ये कहते कि राजसमंद बांध है, उसका निर्माण किस वजह से करवाया गया था? तो अकाल पड़ा था, तो अकाल राहत कार्यों में, ताकि पानी है उसको रोक कर जो जनता है उसकी सहायता की जा सके, इसके लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इस बांध पर सबको पता है, हम झील वाले ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, 9 चौकी नामक 3-3 भाग वाली 3 छतरी बनाई गई है जो दक्षिण कला की दृष्टि से अनुपम है। तो 9 चौकी की पाल राजसमंद झील पर है ना दोस्तों। 9 चौकी की पाल कहाँ है? राजसमंद, राजसमंद झील पर है। ठीक है, जो राजसमंद में। क्लियर? हो गया दोस्तों, ये अपना स्थापत्य वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने दुर्ग स्थापत्य है, मंदिर स्थापत्य है, राजस्थान में छतरियाँ कहाँ कहाँ है, राजस्थान में जो दरगाह है ना, और तालाब है, कुएं हैं, बावड़ियाँ हैं, वो सब देख लिया। ये आपके लिए हर्ष माता मंदिर कहाँ स्थित, हर्षत माता मंदिर कहाँ स्थित है, अकबर का दुर्ग, एक जैसे 9 महल कहाँ है, किस दुर्ग के लिए कहा गया ये दुर्ग बख्तरबंद है। यहाँ अति लघुतरात्मक प्रश्न है जो RS में भी आते हैं। ये देखो, मैं आप अभी हमने देखा ना, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ है, ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ है, जसवंत थाड़ा कहाँ है, जोधपुर में। या राजस्थान की किन्हीं 2 बावड़ियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राजस्थान में स्थित जो 5 प्रमुख दरगाह उनका उल्लेख कीजिए। लोहागढ़ किले की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये है निबंधात्मक। जो 10 नंबर के सवाल आते हैं अपने, राजस्थान के हवेली स्थापत्य पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। देखो ये सवाल, राजस्थान के हवेली स्थापत्य पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए, ये सवाल RS मेंस में आपके कभी भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक जो पूछा गया है वो है शेखावटी स्थापत्य पर, है ना। इसके अलावा देखो, दुर्गों की विभिन्न श्रेणियों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। पीछे वाला जो वीडियो है उसमें देखिए, हमने दुर्गों की विभिन्न श्रेणी है उनका जो 9 श्रेणियों में विभाजित किया है, उदाहरण सहित उनकी व्याख्या किया है। राजस्थान के मंदिर शिल्प की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी देख लिया। तो ये है आपके लिए प्रैक्टिस के सवाल, प्रैक्टिस सवाल है जो आप खुद कर सकते हैं इनको, जिसमें
MCQ, इसके अलावा 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और जो 10 मार्क्स के जो भी सवाल RS मेंस में आते हैं वो सब यहाँ दे रखे हैं। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। ये आज वाला वीडियो, इसके अलावा पीछे की 3 वीडियो और है जिसमें हमने पूरे राजस्थान में स्थापत्य की क्या स्थिति है उसको कवर किया है। तो आप वो देखकर ये सवाल है ये खुद से हल करने की कोशिश करना, क्योंकि कोई भी पार्ट है हमने कोई भी बुक से अगर चैप्टर पढ़ लिया तो उसका मतलब जब तक वो नहीं है जब हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस खाली ये नहीं कि आपको खाली MCQ हल करने हैं, इसके अलावा रिटन एग्जाम है वो भी पास करना है। तो उसके लिए ये सवाल हल करोगे तो प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, चलो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।